प्यारे बच्चों और दोस्तों, देखिए एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो लेकर हर बार की तरह इस वीडियो में दोस्तों हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप रेलवे से रिलेटेड एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ की तैयारी करें या फिर एसएससी से रिलेटेड आप जीडी हुआ, सीजीएल हुआ, सीएसएल हुआ, सीपीयू हुआ, एमटीएस हुआ, इनकी तैयारी करें तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाली है। हर क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं। तो चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से है। यानी कहने का मतलब इसके कि धीर का जैसे शांत के साथ संबंध है वैसे उत्तेजित का यहाँ पर क्या संबंध होगा, किस से होगा। धीर का मतलब क्या होता है, धीर से धीरज बना हुआ है, यानी कि शांत। धीर का मतलब ही यानी कह सकते हैं इसका माना दिया हुआ है। धीर का मतलब शांत, या कह सकते हैं सेनानीम दिया हुआ है, यानी सेम यानी धीर शांत सेम चीज़ होती है। अब यहाँ पर वैसी उत्तेजित का मतलब उत्तेजित हो जाना, कोई बात सुनकर के उत्तेजित हो जाना, इसका मतलब क्या होता है, अभिमानी बिल्कुल नहीं, नीरस बिल्कुल नहीं, चुप बिल्कुल नहीं, क्रोध होना। क्रोध गुस्से में, उत्तेजित कब होता है, गुस्सा होता है तभी उत्तेजित होता है, तो वो क्या हो गया, क्रोध हो गया। बस सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों। एक चीज़ और मैं बता दूं कि जिसका आंसर आप लोगों को आता रहेगा कमेंट करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका पांचवें पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है और चौथे पद का तीसरे। यानी राहुल का संबंध जैसे 12 से, जेनस का संबंध जैसे 17 से, विनाश का संबंध यहाँ पर किससे होगा। अब यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी A to Z 1 से लेकर के 26 तक नंबर। अगर याद है तो फिर ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। नहीं याद है तो दिक्कत होगी, फिर आपको उंगली पे गिनना पड़ेगा, रफ पे लिखना पड़ेगा। तो ये सारे झंझट एग्जाम में नहीं करने हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन को हम कम से कम 10 से 15 से 20 सेकंड के अंदर ही निपटाना है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेनी है। तो यहाँ पर देखिए राहुल को हम लिख लेंगे, ठीक है। राहुल को हम लिख लेंगे और राहुल में नंबरिंग कर दीजिए। जैसे R 18 पे होता है, A 1 पे होता है और H आपका किस पे होता है 8 पे, U आपका 21 पे होता है, L 12 पे, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन सभी को प्लस यानी जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे देखिए 2 1 3, 3 8, 3 11, 1 12, 12 8 दोस्तों 20 हो जाएगा। 2 1 3, 2 5, 5 1 6, 60 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो हमें 12 लाना है, ये तो 60 आ गया। अब 60 को 12 में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये मुझको बताइए। आप कहेंगे कि इसमें 5 से भाग देंगे तभी 12 बनेगा। तो सेम लॉजिक सेम कंसेप्ट हम सेकेंड पे अप्लाई करके देखेंगे कि क्या हमारी ये सोच जो है वो सही है कि नहीं है। जैसे जेनस है, ठीक है। जेनस में अगर हम देखते हैं तो जेड होता है 26 पे, प्लस बना रहे हैं तो प्लस बनाएंगे। ई 5 पे प्लस बनाइए, एन 14 पे प्लस बनाइए, ओ यू न है, यू आपका किस पे होता है 21 पे प्लस बनाइए, एस 19 पे। अब सबको जोड़ लीजिए, 9 1 10, 10 4 14, 14 5 19, 19 और दोस्तों 25 हो जाएगा। 2 1 3, 2 5 1 6, 6 2 8, 85 हो जाएगा। अगर 5 से भाग देते हैं तो 17। तो यहाँ पर दोस्तों सेम ट्रिक लगा करके आपको विनाश के बारे में बताना है कि इसका कोड या कह सकते हैं इसका नंबर क्या आएगा। सेम यही लॉजिक उस पर भी लगेगी, बिल्कुल सही हमने लॉजिक अप्लाई किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 158 का संबंध जैसे 384 से वैसे 140 का संबंध यहाँ पे किससे होगा। किसका कह रहा है, 158 का संबंध किससे कह रहा है, 384 से। अब इन दोनों के बीच देखिए बहुत सारे ट्रिकों से ये क्वेश्चन नंबर एनोलॉजी का सॉल्व किया जाता है। स्क्वायर वाली ट्रिक, गुणे वाली ट्रिक, भाग वाली ट्रिक एंड क्यूब वाली ट्रिक, माइनस वाली ट्रिक। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है कि किस तरीके की संख्या बढ़ रही है। अगर इस गुणे उड़े वाली ट्रिक रहती तो बहुत बड़ी संख्या बन जाती है। एक काम करते हैं माइनस प्लस वाला ही ट्रिक अप्लाई करके देखते हैं। अब घटा लीजिए, दोनों में अंतर देख लीजिए तो क्या आ रहा है, या फिर अगर गुणा करें तो देखिए, तो गुणा करके भी देख सकते हैं। इसमें अगर मैं 2 का गुणा करूँ, क्योंकि अप्रॉक्स मुझको 384 है तो 15 दूना 30, 300 के आसपास ये आएगी, 300 से ज़्यादा। तो 2 का मैं पहले गुणा करके देख लेता हूँ। अगर 2 का गुणा करूँ तो 2 8 16, 2 5 10 1 11, 2 1 216 आएगा, 316 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 316 है और ये 384 है। बात अभी भी क्लियर नहीं हो पा रही है, कितने का फ़र्क अभी भी है देखिए। तो 384 316 में आप कहेंगे कि 8 6 14 यानी कि 68 का फ़र्क है। अगर 68 इसमें हम जोड़ते हैं तो 8 6 14, 6 1 7 1 8 यानी 384 हो जाएगा। तो देखिए हमने क्या क्या किया, इस पर ध्यान दीजिए। 2 का गुणा किया और 68 जोड़ा, तो सेम लॉजिक अप्लाई करनी है 140 पर भी। 140 में क्या करेंगे, हम 2 का गुणा करेंगे और 68 जोड़ेंगे। अगर हमारी लॉजिक सही होगी तो ऑप्शन में ज़रूर वो संख्या मिल जाएगी। तो 14 दूना के 28, 280 हो जाएगा प्लस 68, 8 आएगा, 8 6 14 हो जाएगा और ये 348। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बिल्कुल हम लोग सही गए थे, पहले ही बार में हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिगर से रिलेटेड है। क्या कह रहा है कि ये फिगर का संबंध जैसे इस फिगर से है वैसे इस फिगर का संबंध यहाँ पर किस फिगर से होगा। थोड़ा सा फिगर पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको त्रिभुज दिखेगा, त्रिभुज था, यहाँ पे चतुर्भुज बन गया। त्रिभुज था तो यहाँ पे 3 काली काली बिंदियाँ हैं या 3 सर्किल कह सकते हैं। तो त्रिभुज में 3 भुजा होती थी, 3 सर्किल था।
चतुर्भुज में 4 भुजा थी तो उसके कॉर्नर पे देखिए 4 सर्किल बना हुआ है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए 3 थी प्लस 1 होकर के 4 बनी हुई है। इस सारी चीज़ों पे ध्यान। त्रिभुज में 3 भुजा थी, चतुर्भुज में 4 भुजा, यानी त्रिभुज में 1 प्लस करके 4 बनाया गया। तो इस लॉजिक को अगर अप्लाई इस पे करते हैं तो यहाँ पर चतुर्भुज है, चतुर्भुज 4 भुजा वाला होता है, तो हम क्या करेंगे 4 + 1 यानी 5 भुजा वाला पंचभुज यहाँ पे बनाएंगे। क्या बनेगा यहाँ पे पंचभुज बनेगा, ठीक है, पंचभुज बनेगा। अब यहाँ पर 4 भुजा वाला था तो 4 बिंदियाँ थी चारों कॉर्नर पे, तो 5 भुजा वाला है तो 5 बिंदियाँ 5 कॉर्नर पे होगी। तो यहाँ ऑप्शन से देख लीजिए, बनाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। चलिए ठीक है, पंचभुज तो है लेकिन यहाँ पर कॉर्नर पर 5 बिंदियाँ भी, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे व्हाइट कलर की बिंदियाँ हैं जो कि ब्लैक होनी चाहिए, सब में ब्लैक है। यहाँ पर पंचभुज है लेकिन पंचभुज को ब्लैक बना दिया है। यहाँ पे षटभुज, ये तो गलत एक सिरे से हो गया। यहाँ पे देखिए पंचभुज है और 5 कॉर्नर पे ब्लैक कलर की बिंदी है, यानी डी ऑप्शन आपका सही। डी ऑप्शन सही नहीं होगा, डी फिगर सही है, तो ऑप्शन डी कौन किस में है, ऑप्शन ए में डी दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यही ना है, क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, यदि बेड को 4 2 5 1 6 लिखा जाता है तो डी को क्या लिखा जाएगा। देखिए अभी इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग किए थे नंबरिंग करके, तो देखिए नंबर पोजीशन याद है ना, तो 2-3 क्वेश्चन तो इजीली आप एग्जाम में निपटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे बी यहाँ पर 2 पे होता है, ई 5 पे होता है, डी आपका 4 पे होता है, और लिखा क्या है यहाँ पर 42 516। ये तो बड़ी भारी भारी संख्याएं लिखा है और नंबरिंग इतनी ही होती है। चलिए सीधे कहते हैं ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उल्टा भी करके देख लीजिए, उल्टा भी करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे अगर उल्टा करते हैं दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, बी का उल्टा वाई होता है, वाई 25वें पे होता है। चलिए ई का उल्टा वी होता है, वी 22 पे होता है। डी का उल्टा आपका क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि डी का उल्टा डब्लू होता है, डब्लू 23 पे होता है। तब भी तो बात नहीं बनी। यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए सेम नहीं आया। एक तरीका और है, एक तरीका ये है, उसको मैं अप्लाई करके देख लेता हूँ। इसमें क्या करना है, जैसे मुझको नीचे दिखा तो मुझको ये 4 अलग दिखा, 25 अलग दिखा, 16 अलग दिखा। तो मैं अगर इसका स्क्वायर कर दूँ 2 का, 5 का और 4 का, तो देखिए 2 दूना के 4, 5 25, 4 चौको 16, यानी कि सीधी ही पोजीशन थी, उल्टी पोजीशन नहीं थी, बस उसका स्क्वायर करके लिखा है। तो चलिए यहाँ पर डिग का भी देख लेते हैं। डिग का जैसे ये 4 है, ये 9 है, ये 7 है। 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49। देखिए 16 81 49 कहाँ है, 16 81 49, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मेल नहीं खाता है, यानी अन्य से मेल नहीं खाता है। एक तरीके से कह सकते हैं इन चारों में कौन सा असंगत है, विषम है। जैसे यहाँ पे कोट है, शर्ट है, जैकेट है, स्वेटर है। ठंडी का मौसम है, उस हिसाब से मुझको ये क्वेश्चन लाना पड़ा। चलिए ये क्वेश्चन दिख गया, एनटीपीसी में पूछा हुआ भी था, मैं सोचा करा दूं आप लोगों को। ठंडी का मौसम है, ये क्वेश्चन आप समझ जाएंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कोट है, शर्ट है, जैकेट है, स्वेटर है। थोड़ा मैं हिंट भी दे दिया हूँ, तो बताइए फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। कोट, शर्ट, जैकेट, स्वेटर, बताइए इसमें कौन सा असंगत है, विषम कौन सा है। देखिए कोट जो होती है ठंडे में पहनने वाली चीज़, जैकेट ठंडे में पहनने वाली चीज़, स्वेटर ठंडे में, लेकिन शर्ट तो आप ठंडे में क्या हर मौसम में अंदर पहन सकते हैं। गर्मी में ऊपर पहन लीजिए और ठंडी में स्वेटर के अंदर पहना जाता है। तो ये अलग है, ये क्या है, अलग है। बाकी जो है ठंडे को भगाने के लिए पहना जाता है। कोट, जैकेट, स्वेटर ठंडे को ख़त्म करने के लिए पहना जाता है, लेकिन शर्ट उससे रिलेटेड नहीं है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, यानी यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो इस सीरीज़ को मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेता हूँ, क्योंकि इस सीरीज़ में हमें थोड़ा सा जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 224 112 हो गया है और यहाँ पे मिसिंग हो गया। अब यहाँ पर देखिए 7 से 56 बना हुआ है, संख्या थोड़ा सा तेज़ी से बढ़ गई है संख्या। तो यहाँ पे गुणे के बारे में सोचिए, उधर ही दिमाग होना चाहिए। तो 7 का 56 बनाना, बताइए 7 का पहाड़ा पढ़ के देख लीजिए किसका गुणा करेंगे कि 56 बन जाएगा। इजीली आपको समझ में आ रहा होगा कि 8 का गुणा करेंगे 7 वाले 56 हो जाएगा। उसके बाद 56 से 28 बन गया, 56 से क्या हुआ 28 बन गया, यानी संख्या घट गई है। ये मामला तो कुछ समझ में नहीं आया। 8 का गुणा किए तो इसमें भी तो 8 का गुणा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे घट गए। कोई बात नहीं, कितनी घटी उस पर ध्यान दीजिए। 56 है, 28 है, आप कहेंगे कि यानी कि ये आधी हो गई, यानी कि इसमें 1/2 से गुणा किया गया, इसमें 1/2 का गुणा किया है, ठीक है। अब 28 से 224 बन गया, यानी कहने का मतलब पहले 8 का गुणा हुआ, फिर 1/2 का गुणा हुआ। तो फिर क्या करेंगे हम 8 का गुणा करके देख लेंगे कि क्या ये इस तरीके से एक छोड़े एक रिपीट नहीं ना कर रहा है, उस हिसाब से सोचेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 28 में 8 का गुणा करेंगे, तो 8 64 को 4, 8 दूना के 16, 16 और 22 224 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर 224 से 112, तो ये तो ईजिली आपको समझ में आ गया कि 1/2 यानी आधा हुआ है। यानी पहले क्या हुआ 8 का गुणा, फिर 1/2 का गुणा, फिर 8 का गुणा, फिर 1/2 का गुणा, यानी फिर क्या होगा 8 का गुणा हो जाएगा।
फिर क्या होगा, 8 का गुणा होगा तो 8 दूना के 16 हो जाएगा, 8 एकन्ने 8 एक 9 हो जाएगा और 8 एकन्ने 8 हो जाएगा, 896। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर मिसिंग अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है कि कौन सा अल्फ़ाबेट इस सीरीज़ का बनेगा। तो इसमें हम करेंगे क्या, देखिए पहला लेंगे, जैसे पी है इसका क्यू लेंगे, इसका आर लेंगे, इसका एस लेंगे। तो ये तो बस सिंपल सा है, पी क्यू आर एस टी, यानी सीरियल क्रम में जा रहा है, तो इस यहाँ पे ढूंढने में कोई दिक्कत ही नहीं, पहला मिल गया। अब चलिए दूसरे पे चलते हैं। यहाँ ई है, यहाँ डी है, यहाँ सी है, यहाँ बी है। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। ई से पहले डी आता है, डी से पहले सी आता है, सी से पहले बी आता है, बी से पहले ए आता है। यहाँ पर तो हमें कुछ सोचना ही तो नहीं पड़ा, टी ए, लेकिन टी ए में भी है, बी में भी है। अब क्या करेंगे, अब ढूंढेंगे इस नंबर से जो बेस पे बना हुआ है। यहाँ 11 है, यहाँ 2 है, यहाँ 9 है, यहाँ पे 4 है। क्या 11 है, 2 है, 9 है, 4 है। इसी से ही हमारा मैटर सॉल्व हो पाएगा, वरना टी ए तो 2 ठो में दिख रहा है, मामला सेट नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे ढूंढेंगे। जैसे 11 से 2 बना तो आप कहेंगे कि -9 हुआ। 2 से यहाँ पर क्या हो गया, 9 हो गया तो आप कहेंगे +7 हो गया। फिर 9 से यहाँ पर 4 हो गया तो आप कहेंगे -5 हो गया। इसमें कोई ट्रिक मालूम नहीं हो रही, इसमें समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर देखिए 9 7 5, 9 7 5, अगर इस हिसाब से सोचते हैं तो 9 में से 2 7, 7 में से 2 5, प्लस माइनस को हटा करके अगर सोचे तो 2 के हिसाब से घट रहा है। तो अगर 2 के हिसाब से घटा है तो यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 5 किए थे तो यहाँ पे +3 होना चाहिए कि नीचे होना चाहिए। अगर इस तरीके से सोचते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस छोड़िए, अभी पहले संख्याओं को देखिए, 9 से 7 भले प्लस कर दिया है, फिर 7 से 5 भले माइनस कर दिया। इन संख्याओं में, इन अंकों में 2 का अंतर है। यहाँ पर फिर 5 से 3 ही होगा, तो एक तो माइनस किए, एक प्लस किए, माइनस किए तो ये प्लस होगा, तो 4 3 7 हो जाएगा। 7 के हिसाब से देखें तो टी ए 7 आ रहा है। लेकिन अभी रुकिए, एक चीज़ और ट्राई करेंगे। ऑप्शन ए तो यहाँ से लग रहा है सही है। एक तरीका ये है, हो सकता है कि ट्रिक गड़बड़ हो भी सकता है, बट यहाँ पर सोचिए, एक छोड़ एक हम देखेंगे। जैसे 11 से 9 पे आएंगे, 9 से 7 पर आएंगे, 9 से 7 पर जाएंगे कहाँ से, 9 से 7 पर सोचेंगे कि ये इस पे अभी तो ये हमने ढूंढा ही नहीं, समझ लीजिए हमने ढूंढा नहीं है, पहले ऊपर वाला ये सब सारी चीज़ें समझ लीजिए, हटाइए इसको। तो यहाँ पर एक छोड़े देखिए, 11 से 9 पर, 9 पर से आगे बढ़ेंगे तो ये एक सीरीज़ बन जाएगी, एक 2 4 वाली बनेगी। तो 2 4 वाली से मिसिंग संख्या नहीं मिल पाएगी, आपकी मिलेगी 11 9 से। तो इसमें 11 से 9 में कितने का अंतर है, आप कहेंगे कि -2। फिर 9 से जब -2 है तो यहाँ पर भी -2 करेंगे तो 7 आ जाएगा। यानी बिल्कुल सही थी, इस तरीके से भी इसको ढूंढा जा सकता था। और जो मैंने अभी ट्रिक अप्लाई की 2 सीरीज़ में बांट करके, उस तरीके से भी उसको ढूंढ सकते थे। तो ऑप्शन ए सही था, कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इनमें से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए मैं इस फिगर में यही बताता हूँ, जहाँ पे संख्या गायब हो आपका फोकस वहीं पे होना चाहिए। जैसे 18 है, यहाँ पे 20 है, अन्य फिगर में उसी जगह पे फोकस कीजिए और सोचिए कि वो संख्या आएगी कैसे, जिस ट्रिक से आएगी बस वो इस पे हम अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर पहले फिगर में देखिए 20 है, तो 20 कैसे आई होगी, हम क्या करते हैं, सबको जोड़ लेते हैं। 6 8 6 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा, 16, 16 4 20। सभी को हमने सिर्फ प्लस कर दिया, 20 आ गया। तो यहाँ पर भी देखते हैं, 6 5 11, 11 और दोस्तों कितना हो जाएगा, 6 17, 17 और 8 दोस्तों 25 हो जाएगा, न कि 18 होगा। ये तो जोड़ने वाली ट्रिक तो फेल मार गई। देखिए हमेशा एक पे अप्लाई करके चेक करेंगे कि यहाँ पर क्यों फिगर ज़्यादा एक्स्ट्रा दिया रहता है, 2 ठो 3 ठो, वो इसीलिए दिया रहता है। पहले में अगर आपने ट्रिक लगाई, पहले में अगर आपका आंसर आ गया सही, तो क्या वो ट्रिक सही है कि गलत है, उसके लिए हमें दूसरे फिगर पे वो चेक करना रहता है। दूसरा फिगर इसीलिए दिया रहता है, एक्स्ट्रा देने का कोई मतलब ही नहीं, वरना उस पर एक ट्रिक कि आपकी जो ये कंसेप्ट या आपकी ट्रिक जो है वो क्या सही है कि गलत है, उसको चेक करने के लिए दूसरा दिया रहता है। तो यहाँ पे फेल हो गया ना मामला। तो अब क्या करेंगे, एक तरीका ये है कि 6 और 2 आमने सामने का गुणा कर दीजिए, 8 और 4 आमने सामने का गुणा दीजिए, 8 चौको 32 हो जाएगा। 32 में से इस 6 दूना 12 को घटा दीजिए तो 20 आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब इसमें भी वही काम करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर 8 और 6 का गुणा करेंगे, 8 6 का 48 हो जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे इस 5 और 6 को, 5 6 का 30 हो जाएगा। 30 48 का अंतर 18 आ जाएगा। चलिए बात सही है, ये ट्रिक इसमें देखते हैं अप्लाई करके। 9 और 2 का गुणा करेंगे, 9 दूना के 18 हो जाएगा। 4 का 3 में गुणा करेंगे, 4 3 12 हो जाएगा। दोनों को घटा देंगे, 6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिशा दूरी का क्वेश्चन है। दिशा दूरी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। दाहिनी साइड पूरब, बाईं साइड पश्चिम, नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर। उत्तर पूरब के बीच की दिशा को हम उत्तर पूरब कहते हैं। दक्षिण पूरब के बीच की दिशा को दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को उत्तर पश्चिम। अब ये 8 दिशाओं अपने दिमाग में बैठा लीजिए और इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि एक आयताकार हाल में प्रवेश करते समय के कोई बंदा है, के का मुंह पश्चिम की ओर है। कह रहा कोई हाल है वो भी आयताकार है। इस तरीके से आयताकार हाल है,
इसमें प्रवेश करते समय कह रहा है के का मुंह पश्चिम की ओर है। पश्चिम किधर है? इधर है। ठीक है, तो अब बताइए अब किधर से वो गुजरेगा कि उसका मुंह जो है पश्चिम की तरफ रहेगा। अब इसमें तो निकलेगा नहीं, इसमें से हाल में से निकलता तो पश्चिम की तरफ रहता, यानी कि वो क्या होगा, या तो यहाँ से अंदर घुसेगा या तो यहाँ से अंदर घुसेगा, तभी जा कर के उसका मुंह पश्चिम की तरफ हो पाएगा। इतना क्लियर है। अब वो क्या कह रहा है, फिर वो अब कमरे के बाएं कोने तक जाने के लिए तिरछे विकर्ण पर चलता है, बाएं कोने। अब मुझको बताइए एक चीज़, यहाँ पे अगर है, यहाँ से घुसता है यहाँ से, तो इस विकर्ण से ये बाएं कोना होगा कि नहीं, इस पे ध्यान दीजिए। या यहाँ से घुस रहा है तो इस विकर्ण पे बाएं कोना होगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे अगर होगा तो यहाँ पे अगर पश्चिम दिशा में खड़ा होगा तो उसका ये हिस्सा, ये बायां कोना नहीं होगा बल्कि ये दाहिना कोना होगा, यानी इस कारण से वो नहीं घुसेगा। यहाँ से ये पता चल गया, वरना हम कंफ्यूज में पड़ते, ये यहाँ से भी घुस सकता था पश्चिम में, यहाँ से, इन दोनों से तो फेल हो जाता मामला। यहाँ से तो नहीं घुस पाएगा, पश्चिम दिशा नहीं होगी, यहाँ से घुसेगा तो अंदर ये पूरब दिशा हो गया, पश्चिमी दिशा की तरफ उसका मुख था, बता रहा है। अब यहाँ से ये एक चीज़ दाएं बाएं से ये पता चल गया कि अगर नीचे वाले हिस्से से घुसता तो वो उस विकर्ण पे जाएगा तो दाहिनी तरफ अपने चला जाएगा, और अगर वो ऊपर वाले यानी इस स्थिति से घुसेगा तभी वो विकर्ण पे जाएगा तो वो बाएं कॉर्नर पर इस तरीके से जाएगा। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई, समझ में आया। क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, समझदारी से पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ने में भी कलाकारी होती है, क्योंकि क्वेश्चन समझ ही में जब नहीं आएगा तो आप आंसर क्या दे पाएंगे, बताइए आप ही। तो ये आपका यहाँ से घुसेगा, जब यहाँ से घुसेगा तभी वो विकर्ण पे चलते हुए, आयत का विकर्ण यही होता है, दो विकर्ण होता है, तो फेल हो गया तो दूसरा विकर्ण ये आयत पर चलते हुए, कह रहा है कि यहाँ पे चलते हुए तिरछे विकर्ण पर चलता है। कह रहा है कि अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। अब ये इसकी दिशा ये वाली पूछ रहा है, ये वाली दिशा पूछ रहा है, ये वाली दिशा आप देखिए और इस फिगर में, तो ये कौन सी है, दक्षिण पश्चिम है। बस आपका आंसर हो चुका है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। कह रहे यदि एक्स वाई की बहन है, क्या कह रहा है, देखिए इसमें ब्लड रिलेशन में हमेशा कड़ियाँ जोड़ते हैं। कह रहे एक्स जो है वाई की बहन है, तो यानी ये नेगेटिव हो गई। नेगेटिव मैंने इसलिए बताया कि वो फीमेल है, पॉजिटिव मैं बनाऊंगा जो आपका मेल होगा, मेल पॉजिटिव, फीमेल निगेटिव। ठीक है, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। तो एक्स वाई की बहन है तो एक्स जो है निगेटिव हो जाएगी। अब वाई इसकी बहन है कि भाई है, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि बहन की भी बहन बहन ही होगी, भाई की बहन भी बहन ही होगी। तो यहाँ पे ये वाई वाला कंफर्म नहीं है, आगे देखते हो सकता है कंफर्म हो जाए या उसकी ज़रूरत ही ना पड़े। आगे कह रहे हैं जेड वाई की माँ है। जेड क्या कह रहा है, जेड इस वाई की माँ है, लेकिन जब z y की माँ होगी तो z x की भी माँ होगी, ये चीज़ तो कोई इसमें डाउट ही नहीं है। और जब ये माँ है तो ये नेगेटिव होगी, क्योंकि ये स्त्री है, स्त्रीलिंग को हम नेगेटिव बनाएंगे। आगे कह रहा है w z के पिता है। आगे क्या कह रहा है कि w जो है, w इस z के पिता है। जब पिता है तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे क्योंकि ये पुरुष है। अब आगे कह रहा है तो z की बहन x के रिश्ते में क्या हुई, z की बहन x के रिश्ते में, इसका कोई मतलब यूज़ नहीं था, वैसे w को दे दिया इसका मतलब। कह रहा है कि z की बहन है कोई बहन, ठीक है, वो जो है एक्स के रिश्ते में, यानी एक्स की क्या लगेगी, इसके कहने का मतलब ये हुआ। अब मुझको बताइए, आप सपोज कीजिए, देखिए जब भी कड़ियाँ जोड़ लें इस तरीके से एरो द्वारा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाए तो आप मेन कैरेक्टर में घुस जाइए। जैसे एक्स के कैरेक्टर में घुसिए या जेड की बहन के कैरेक्टर में, तो आसान है एक्स के कैरेक्टर में घुसना है, जो आसान लगे वहीं पे घुसिए। अब आपकी माँ जेड है कि नहीं है, क्योंकि वाई जब जेड की माँ है और आप एक्स वाई के बहन है, तो दोस्तों इस कंडीशन में एक्स और वाई दोनों की माँ जेड हो गई, तो यानी एक्स की भी माँ जेड हो गई। और जेड की जो आपकी जो माँ है, ऐसे सोचिए आपकी जो माँ है उसकी जो बहन होगी वो आपकी क्या लगेगी। ऑप्शन में देखिए, बहन तो लगेगी नहीं, माँ तो लगेगी नहीं, ठीक है, ननद साली तो लगेगी नहीं, बची चाची मामी। असल में वो मेन जो लगती है वो मौसी लगती है, मौसी जिसको खाला भी कहा जाता है, मौसी। लेकिन मौसी की जगह पर ये मामी भी आप लिख सकते हैं, चाची मामी दिया हुआ, तो ऑप्शन ये सही है मामी वाला, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सही सच पूछिए तो यहाँ पर जैसे चाची लिखा था ऐसे डैश दे करके यहाँ पे मौसी भी होना चाहिए था, ठीक है, तब एकदम परफेक्ट लगता। फिर भी अगर नहीं दिया एग्जाम में, जैसे ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बच्चे हो सकता है इसमें कंफ्यूज कर गए होंगे, तो उनको चाची मामे पे ही टिक लगानी है, ठीक है, मौसी न दिया रहे, लेकिन मेन संबंध तो वहाँ पे मौसी का ही बनता है, ठीक है। आपको भी क्लियर है, आपकी माँ की जो बहन है वो आपकी मौसियन लगेगी, तो यहाँ पे मौसी होना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, चाची मामी पे भी लगा देते तब भी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, यदि p का अर्थ गुणा, a का अर्थ प्लस, w का अर्थ भाग, y का अर्थ माइनस है तो इसका मान बताइए। ये बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है, तो कितना भी लंबा चौड़ा दिया रहे, अगर बोर्ड मास रूल पता है तो सबकी छुट्टी, कोई कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और क्वेश्चन का आंसर सटीक आएगा। तो यहाँ पर देखिए 13 जो है ना, 13 को उठाएंगे लिख लेंगे, p है, की जगह दोस्तों कह रहा है p का अर्थ गुणा, तो गुणा बना देंगे। फिर उसके बाद 3 है, 3 लिख लेंगे, फिर a है,
ए का अर्थ क्या कह रहा है, प्लस प्लस लिख लेंगे। फिर 11 है, 11 बनाएंगे। फिर वाई है, वाई का अर्थ क्या कह रहा है, वाई का अर्थ देखिए माइनस से माइनस लिख लेंगे। फिर 26 है, 26। फिर पी आ गया, देखिए फिर पी आ गया है तो पी की जगह क्या है, गुणा है लिख लेंगे। फिर आपका डब्लू है, डब्लू का अर्थ भाग, भाग बनाइए, सॉरी डब्लू से पहले पी के बाद क्या है, 6 है ना, पहले 6 लिख लीजिए, उसके बाद में डब्लू वाला लिखेंगे। 6 है, डब्लू है, डब्लू का अर्थ क्या कह रहे हैं, भाग, भाग बना दीजिए और उसके बाद 13। फिर ए है, ए का अर्थ क्या कह रहा है, यहाँ पे ए बना दीजिए, ए का अर्थ कह रहा है प्लस प्लस बनाइए 19। बोर्ड मार्क्स देखिए कहता है कि पहले ब्रैकेट को निपटाना है, ब्रैकेट को क्या करना है, निपटाना है, लेकिन ब्रैकेट तो यहाँ पे है नहीं, ब्रैकेट तो यहाँ पे है नहीं, तो फिर करेंगे क्या, तो फिर कहता है कि चिन्हों में सबसे पहले भाग को निपटाइए। तो अगर आप भाग करते हैं तो 13 से 6 में भाग नहीं जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, उसका एक तरीका होता है। देखिए भाग ना जाए तो इस 13 को क्या कीजिए, बटे के रूप में आप लिख दीजिए, 13 को बटे के रूप में लिख दीजिए। भाग का मतलब बटा, जब भाग न जाए तो अगर कट गया, अगर ये 26 होता है तो 13 दूना 26 आप काट सकते थे, कट जाए तो ठीक है, न कटे तो उसको हम बटे के रूप में लिख देंगे। अब सेकेंड स्टेप ये कहता है कि भाग के बाद गुणा कीजिए। तो गुणे के क्रिया में ये इतना हिस्सा है गुणे वाला, देखिए ये गुणा है, और एक हिस्सा यहाँ पर है गुणे वाला। मैं ब्रैकेट लगाना नहीं था लेकिन मैं समझाने के लिए बस लगा दिया। तो हम गुणे वाला ट्रिक अप्लाई करके, गुणे मतलब ट्रिक क्या है, गुणा जो करना है वही करना है और कुछ नहीं करना, कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 13 या 39 हो जाएगा और प्लस 11 जो लिखा उसको लिख लीजिए और माइनस। अब इस मैटर को पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो आप जानते हैं नीचे से ऊपर का कटता है तो काट लेते हैं। 13 दूना के 26 और 6 दूना 12 आएगा, लिख लेंगे, प्लस 19 लास्ट में बचा हुआ लिख लीजिए। अब क्या कहता है, उसके बाद प्लस कीजिए और लास्ट में माइनस कर लीजिए। तो 19 का 11 में जोड़ेंगे तो आप कहेंगे कि 19 में 11 जोड़ दीजिए, 30 आएगा। 30 में 39 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 69 आएगा और उसमें से हम 12 घटा देंगे। ये एक ही लाइन में हो जाएगा, बस समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप मैं कर रहा हूँ, वरना कोई ज़रूरत नहीं है स्टेप बाय स्टेप करने की। 57 आपका आंसर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेन डायग्राम से रिलेटेड है। क्या करें, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वेन आरेख को सही ढंग से निरूपित करता है। जैसे ये वेन आरेख बना हुआ है तो आप बताइए, ऑप्शन में से बारी बारी सबका वेन आरेख बनाना पड़ेगा, ठीक है, उस हिसाब से मिला लेंगे। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि 3 नाम है, 3 तो सर्किल, जब ऑप्शन में जो दिया हुआ मतलब यहाँ पे सामने जो दिया हुआ वही चीज़ यूज़ करेंगे। तो 3 तो सर्किल ले लेते हैं, 3 नाम है सभी ऑप्शन में। पहले ऑप्शन से हम चेक करते हैं। देखिए इंजीनियर को ई मान लीजिए हम दर्शा देते हैं। स्नातक, ठीक है, तो स्नातक को किससे दर्शाएंगे आप बताइए, यहाँ पर जो है किसी से भी दर्शा लीजिए। स्नातक को एसी से चलिए दर्शा लीजिए, कोई बात नहीं। फ्रीलांसर को एफ से दर्शा लीजिए, ठीक है, या इसको ग्रेजुएट जी ही से दर्शा लीजिए, वरना कहेंगे स्नातक लगी। अब यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, इंजीनियर स्नातक का संबंध और फ्रीलांसर का संबंध, फ्रीलांसर का इंजीनियर, यानी परस्पर तीनों में संबंध देखना है। तो आप जानते हैं कि जितने भी इंजीनियर होंगे वो ग्रेजुएट ही होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सोचने वाली बहुत ज़्यादा बात नहीं है। यानी सभी के सभी जो इंजीनियर हैं ई, वो क्या है, ग्रेजुएट है, क्या है, जी के अंदर आते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बची बात फ्रीलांसर की। देखिए मैं बता दूं, ग्रेजुएट जो होते हैं उसमें आप, ग्रेजुएट का मतलब बीए भी किए होते हैं, एमएससी भी किए, सॉरी बीएससी भी किए होते हैं, बीकॉम भी किए होता है, और ये इंजीनियर जो बनते हैं वो आपका बीटेक किए हुए होते हैं। तो ग्रेजुएट में तो बहुत तरीके के आते हैं। फ्रीलांसर में देखिए ग्रेजुएट और इंजीनियर यानी सभी सभी पूरे नहीं होते फ्रीलांसर में कुछ ही इंजीनियर और कुछ ही ग्रेजुएट होते हैं, वो फ्रीलांसर होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं आज के दौर में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब कुछ रहेंगे तो दोनों में से इंजीनियर भी कुछ फ्रीलांसर होते हैं और कुछ ग्रेजुएट भी फ्रीलांसर होते हैं, तो ये आप मिला सकते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा दोनों में से। तो यहाँ पर देखेंगे कि पहला ही ऑप्शन इससे मैच खा गया, पहला ही ऑप्शन इससे मैच खा गया, तो हमें दूसरे को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा आप चेक कर सकते हैं, जो मैंने ट्रिक बताई उसी तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, उसी हिसाब से आप चेक कर लीजिए। समझ में आ गई बात। दूसरा तो मैं चेक करके दिखा भी दूँ, जैसे इंजीनियर है, डॉक्टर है, स्नातक है, तो यहाँ पर दोस्तों इंजीनियर जो होंगे वो अलग होंगे, डॉक्टर अलग होंगे। इंजीनियर की डिग्री अलग है, डॉक्टर की अलग, लेकिन दोनों स्नातक होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, या स्नातक। इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा। दूसरे वाला अगर मैं सोचा एक और दिखा दूं, वरना आप कहेंगे सर जी को कुछ आता नहीं, रटे रटाए हो सकता है करके कर रहे हो। तो इस तरीके का दूसरा वाला डायग्राम बनेगा। तो दूसरा वाला वैसे ही देखने से मैच कर रहा है, इससे नहीं ना कर रहा है, तो पहला ऑप्शन आपका परफेक्ट है। बाकी आप खुद से चेक कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, तभी आपका कुछ बेड़ा पार होने वाला है। प्रैक्टिस अगर खुद से नहीं करेंगे तो दोस्तों कितना भी यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देख लेंगे किसी भी सर की, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, जबकि खुद से आप प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है। यहाँ पर अगर 1 घंटा आधा घंटा देते हैं तो खुद से 10 घंटा 8 घंटा 5 घंटा 6 घंटा तो करना ही करना है। यहाँ पर क्या करें, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शा रही है। कहने का मतलब ये है, जो ये सर्किल है ये कह रहा है कि खेल कूद वाले व्यक्तियों को दर्शा रहा है, ये वाला जो सर्किल है वो कह रहा है संगीत को दर्शा रहा है, और ये वाला सर्किल कह रहा है बच्चों को दर्शा रहा है।
तो ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है दोस्तों, इसमें पेन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है सेकेंडों में 5 सेकंड में ही। जितना पढ़ने में टाइम लग जाए समझ लीजिए उतना ही में टाइम में इसका आंसर कह रहा है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें संगीत पसंद है लेकिन खेल कूद पसंद नहीं है। ऐसे कितने बच्चे, बच्चों वाला कौन सा डायग्राम है, ये है। कह रहा है कि ऐसे कितने बच्चे जिन्हें संगीत पसंद है खेल कूद नहीं, खेल कूद उन्हें पसंद नहीं, तो खेल कूद वाला जो डायग्राम उसको खत्म कीजिए। कह रहा है कि ऐसे कितने बच्चे जिनको संगीत पसंद है खेल कूद नहीं। अब संगीत और बच्चे वाला जो डायग्राम मिल रहा है, एक दूसरे से सर्किल मिल रहा है, वो हिस्सा ये 42 वाला है, ठीक है। ये तो संगीत वाला 27 है और 50 बच्चे वाला। यहाँ पर केवल बच्चे हैं जिनको कुछ नहीं पसंद है, ना खेल कूद ना संगीत, और ये 27 ऐसे हैं जो सिर्फ संगीत से मतलब रखते हैं, मतलब बच्चे से कोई मतलब ही नहीं, सिर्फ संगीत है। लेकिन 42 ऐसा है इसमें जिसमें क्या आता है, खेल कूद नहीं आता, बल्कि ऐसे बच्चे हैं जो संगीत पसंद करते हैं। तो 42 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। देखिए इसमें जो कथन है उस हिसाब से हम डायग्राम बना लेंगे। 2 डायग्राम का इसीलिए मैंने क्वेश्चन करा दिया ताकि डायग्राम बनाने में आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए पहला कथन कह रहा है कि सभी तारे चंद्र हैं, सभी तारे क्या कह रहा है, चंद्र हैं, क्या है, चंद्र है। चलिए ठीक है। आगे कह रहा है सभी चंद्र ग्रह हैं। आगे कह रहा है कि जितने भी ये चंद्र हैं वो सब क्या हैं, ग्रह हैं। अब यहाँ पर हम निष्कर्ष को सही गलत साबित करने से पहले थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में ले लेते हैं। देखिए जो अंदर वाला हिस्सा होता है, बाहर वाला सभी का सभी हो जाएगा। जैसे सभी तारे चंद्र हो जाएंगे, सभी तारे ग्रह हो जाएंगे, सभी चंद्र ग्रह हो जाएंगे, यानी अंदर वाला जो हिस्सा होगा वो सभी का सभी बाहर वाला हो जाएगा। लेकिन अगर कहे कि सभी ग्रह चंद्र हैं या सभी ग्रह तारे हैं तो वो गलत हो जाएगा। सभी बाहर वाला अंदर वाला नहीं हो सकता, लेकिन सभी अंदर वाला बाहर वाला हो जाएगा। तो फिर बाहर वाला अंदर वाले को करना रहे तो क्या करेंगे, हाँ ये कहे कि कुछ ग्रह चंद्र हैं या कुछ ग्रह तारे हैं, या ये कहे कुछ चंद्र तारे हैं तो सही होगा। कुछ बाहर वाला अंदर वाला हो जाएगा और सभी अंदर वाला बाहर वाला। बस इस चीज़ को दिमाग में बैठाइए और निष्कर्ष अभी देखिए कैसे चुटकी में होता है। क्या कह रहा है, कुछ चंद्र तारे हैं, क्या कह रहा है, कुछ चंद्र। देखिए बाहर वाला हिस्सा कह रहा है कि कुछ अंदर वाला है, तो ये तो सही हो गया ना। आगे कह रहा है सभी चंद्र तारे हैं, ये कैसे हो सकता है। अभी मैं चीज़ बताया हूँ कि बाहर वाला चंद्र है, अंदर वाला तारा है, तो सभी बाहर वाला अंदर वाला नहीं हो सकता, कुछ हो सकता है। जैसे ऊपर कुछ चंद्र तारे हैं, बिल्कुल सही हो गया, लेकिन सभी चंद्र तारे हैं ये गलत हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित जानकारी को पढ़ें और निम्नलिखित दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कह रहा है 5 महिलाएं हैं, सिमरन, वैशाली, नमिता, प्रीति और भावना एक होटल में एक पार्टी के लिए मिलती हैं। वे वृत्ताकार टेबल के चारों ओर टेबल के केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। जैसे मान लीजिए कि एक वृत्ताकार टेबल है और यहाँ पर केंद्र है, केंद्र की ओर मुख करके कई ठो 5 ठो है ना, इस तरीके से आपका बैठी हुई है, ठीक है। अब पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इनका दायां बायां पहले सेट कर लेते हैं। देखिए इस नीचे वाले हिस्से से हम दायां बायां स्टार्ट करेंगे, जहां जिधर आपका दायां है उधर से स्टार्ट कर दीजिए। एक छोड़े कि इस तरीके से बिंदी बना दीजिए, जिधर बिंदी बनी है वो उनका दायां, जिधर बिंदी नहीं बनी है वो उनका बायां है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि भावना जो है वैशाली के दाईं ओर बैठी है। हम क्या करेंगे, अक्षर का जो नाम है उनके नाम का पहला अक्षर यूज़ करेंगे ताकि फूहड़पना ना लगे। क्या कह रहा है, भावना वैशाली के दाईं ओर। अगर मान लीजिए वैशाली यहाँ पर है तो इसके दाईं ओर कह रहा है कि भावना है, बी को बना देंगे, वैशाली को बी से 20 भावना बना देंगे, ठीक है। इसके दाईं ओर कह रहा है कि भावना। आगे क्या कह रहा है, सिमरन प्रीति के बाईं ओर बैठती है। क्या कह रहा है, सिमरन जो है प्रीति के बाईं ओर। प्रीति दोस्तों अगर मान लीजिए कि यहाँ पे है तो इसके बाईं ओर हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा, तो प्रीति को हम यहाँ पे नहीं रख सकते। अगर प्रीति को हम यहाँ पर रखें तो सिमरन को यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि इसके बाईं ओर कह रहा है सिमरन है। क्लियर होगी बात। लेकिन हो सकता है कि प्रीति यहाँ और सिमरन को यहाँ पर रखना पड़ेगा, लेकिन अभी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है प्रीति जो है नमिता और सिमरन के बीच में है। प्रीति को क्या कह रहा है, नमिता और सिमरन। तो दोस्तों अगर हम नमिता को यहाँ पर रख दें तो प्रीति ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, नमिता और सिमरन के बीच में हो जाएगी। यानी कि ये वाली स्थिति फेल हो गई, यानी स्थिति क्या थी, ये पहले वाली हमारी सही है। तो इस तरीके से सारी स्थितियाँ, कुछ क्वेश्चन ही आगे पढ़ते जाएंगे तो क्लियर होता जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब आगे क्या कर रहा है, इनमें से कौन नमिता के दाईं ओर बैठा है। नमिता कहाँ है, यहाँ है। इसका दायां किधर है दोस्तों, इधर है। और यहाँ पे कौन है, वी है। वी फॉर वैशाली, ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो है आपका तो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, कैलेंडर का है। कह रहा है 5 फरवरी 2018 को सोमवार था, तो 5 फरवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। क्या कह रहा है, 5 फरवरी 2018 को क्या कह रहा है, मंडे था, तो 5 फरवरी 2009 को कौन सा दिन होगा। हमेशा इस चीज़ पे मैं क्वेश्चन आता है तो बताता हूँ कि सेम डेट सेम महीना अगर पूछे, एक साल का अंतर है, जैसे 2018 से 2019 के बारे में पूछता तो हम जो दिन दिया वो जैसे सोमवार तो उसमें एक जोड़ देते, मंगलवार हो जाता, ठीक है। यही चीज़
अगर 2018 होता और 2017 एक साल पीछे जाते तो एक जोड़ने के बजाय एक घटा देते, यानी सोमवार में से एक घटाएंगे तो पीछे आ जाएंगे, यानी अतवार यानी रविवार जिसको कहते हैं, रविवार हो जाता है यानी संडे हो जाता। पीछे जाएंगे सेम डेट सेम महीना होना चाहिए। 2018 से 2019 में जाएंगे तो एक जोड़ेंगे प्लस, 2018 से 2017 में जाएंगे तो एक घटाएंगे, बस यही चीज़ दिमाग, पीछे जाएंगे घटाएंगे, आगे जाएंगे तो जोड़ेंगे, बस ये महीना और डेट ये चीज़ सेम होनी चाहिए। इतनी चीज़ हो गई, ये एक साल की बात है, ये एक साल की बात है। और एक चीज़ और इसमें नोट कर लीजिए, लीप ईयर, हर लीप ईयर की बात आ जाए, किसी ईयर की लीप अधिवर्ष की लीप ईयर की बात आ जाए तो उस कंडीशन में 2 जोड़ेंगे उस साल में, क्योंकि फरवरी वहाँ पे 29 को हो जाती है, एक दिन बढ़ जाता है जिसकी वजह से 2 जोड़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 2018-2009 में कोई लीप ईयर तो है नहीं, लेकिन 2018 और 2009 के बीच में कै साल होता है ये तो पहले जोड़िए। आप कहेंगे कि 9 साल, 1 साल का अंतर होता है, 1 साल पीछे जाते तो 1 घटाते, यानी कि 9 साल पीछे जा रहे तो 9 घटाएंगे सोमवार में से। लेकिन यहीं पे तो थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है। अब यहाँ पे ये देखना है कि 2009 से 2018 के बीच में लीप ईयर कितने होते हैं, तो कैसे निकालेंगे। 9 आपका आया तो इसमें बस 4 से भाग दे दीजिए। लीप ईयर 4 साल में आता है तो 9 में क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे, तो पूरा जितना कट रहा है, जैसे 2 बार कट रहा है तो 2 इसमें लीप ईयर होगा, यानी कि हम क्या करेंगे ये 2 दिन इसमें एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 11 अब जोड़ेंगे, 9 नहीं जोड़ेंगे, 11, 2 लीप ईयर वाला हमें एक्स्ट्रा 2 जोड़ना ही पड़ेगा। 2 क्या करेंगे लीप ईयर वाला इसमें ऐड कर देंगे। बात समझ में आ गई आप कि लीप ईयर कैसे निकालते हैं और साल को कैसे चेक करते हैं। 2018 जैसे दिया हुआ, अगर 4 से कट गया तो ये लीप ईयर है, नहीं कटा तो नहीं है। इस हिसाब से भी 4 से काट के चेक कर लेते हैं, अगर 1 साल का गैप रहता है जिसमें उसमें। चलिए ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, कोई डाउट। अब सोमवार में क्या करेंगे 11 घटाएंगे यानी पीछे जाएंगे, तो उतना नहीं पीछे जाना है। फिर इसमें हम क्या करेंगे 11 को और 60 बनाने के लिए, सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, तो 7 से भाग दे देंगे, 7 से भाग देंगे, 7 एक अन्य 7, बचा कितना जो शेष बचेगा ना 7 4 11, अब उतना इसमें माइनस करेंगे यानी 4। क्या करेंगे सोमवार में 4 माइनस करेंगे तो आपका बृहस्पतिवार हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उंगली पे जोड़ लीजिए, पीछे चले जाइए, सोमवार के 4 दिन। हो गया डाउट क्लियर सारी, यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न। चलिए कमेंट करते रहिएगा, कोई दिक्कत कोई मतलब कन्फ्यूज़न अगर आपको है तो कमेंट करते रहिएगा दोस्तों। मैथ की भी वीडियो मैंने बनानी शुरू कर दिया और अपलोड करनी शुरू कर दी है, लिस्ट भी उसकी बना दी है, जा करके वॉच कर लीजिएगा, बहुत बेस्ट है। चलिए अगला कह रहा है कि अपराह 3:03 घड़ी की सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। 3:30 एक सिंपल सा एक सूत्र होता है, और भी बहुत तरीके होते हैं, मेरी भी एक ट्रिक है तो मैं उस ट्रिक से नहीं बताना चाहता, कंफ्यूज में पड़ जाएंगे। एक काम करते डायरेक्ट सूत्र लगाते, बहुत आसान सूत्र है इसलिए मैं कह रहा हूँ, वरना मैं ये नहीं रिकमेंड करता, मैं अपनी ही ट्रिक अप्लाई करता। बहुत आसान सूत्र है, बस आपको थीटा बराबर याद कर लेना है कि 60h अंतर 11m/2। अब HM क्या है, वो होता है मिनट घंटा, यानी कि 3:30 के बीच की सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो घंटा का मतलब आवर H है और मिनट का मतलब ये 30 है। ये अंतर मैंने इसलिए लगाया कि बड़े में से छोटे को घटाना है, क्योंकि कोण का मान निगेटिव नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। अब चलिए 60h है तो h की जगह अगर हम 3 रखते हैं तो 6 3 के 18 180 हो जाएगा अंतर। अब m की जगह 30 रखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 11 3 33 330/2। अब घटा लीजिए बड़े में से छोटे को, 0 13 हो जाएगा, 8 5 13 और 2 बटे 1, यहाँ पे 2, यानी कि कितना आ जाएगा 75 डिग्री। बस आपका आंसर। मैंने क्या किया, बहुत आसान तरीका है, कुछ है नहीं तो इसीलिए वो ट्रिक मैं बताना बेटा नहीं, हालांकि कुछ वीडियो मैंने वो बता रखी है, लेकिन मुझको ये बेस्ट तरीका लगा। तो बेस्ट जानिए जो बेस्ट हो, ठीक है, गुड बेटर नहीं बल्कि बेस्ट को जानिए। तो आपका देखिए कहाँ है 75 डिग्री, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काउंटिंग फिगर का ज़बरदस्त क्वेश्चन है, कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। बस एक ट्रिक मैं बताऊंगा और इस क्वेश्चन को हम धुआं कर देंगे। ये ट्रिक आपको वायरल मिलेगी यूट्यूब पे बहुत जगह, जैसे 4 खाना और 5 खाना 6 खाना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसमें नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, सभी नंबरों को जोड़ दीजिए, सभी नंबरों को क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। 4 3 7 2 9 1 10, कितना हो गया 10। इसमें त्रिभुज की संख्या इस आकृति में कितनी है 10। अब बस इसी ट्रिक से हम अप्लाई करेंगे। देखिए ये जो आकृति है इसमें नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4, कितना 1 2 3 4, 4 खाना यानी इसमें 10। सेम टू सेम ये भी है 4 खाना वाला, इसमें भी 10। सेम टू सेम ये भी है 4 खाना वाला, इसमें भी 10 10 30 त्रिभुज, तो यही हो गए 30 त्रिभुज। अब ये बीच वाला एक त्रिभुज है 31 और एक बड़ा वाला एक त्रिभुज है 32। ऑप्शन बी इज द राइट। कैसे सेकंड लगेगा, मात्र 10 सेकंड, उससे ज़्यादा मुझको तो नहीं लग रहा है कि लगेगा, ठीक है। तो काउंटिंग फिगर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसमें ट्रिक जानना बहुत जरूरी है। लेकिन एक होता है क्वेश्चन जो मैं पिछली वीडियो में कराया था, सरल रेखाओं के बारे में जाना, उसमें ट्रिक नहीं, डायरेक्टली उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए
इसका आंसर कमेंट कीजिए। थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता देता हूँ, उसके बाद आप खुद ही जान जाएंगे, कुछ होता नहीं। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर कोई अक्षर से शुरू करते हैं, तो इसलिए अक्षर, आकृति या फिर संख्या, सब में देखिए दर्पण का जो रूल होता है सब में एक जैसा काम करता है, कोई अलग नहीं। जैसे यहाँ पर के है ना, इसका दर्पण प्रतिबिंब यूँ कुछ घूम जाएगा। आर है, इसका दर्पण प्रतिबिंब कुछ ऐसे लेफ्ट टू राइट घूम जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये अक्षर हो गया। थोड़ा सा एरो के बारे में बता दूँ। जैसे मान लीजिए कि एरो है, एरो ऐसे, तो ये घूम करके ऐसे हो जाएगी, ठीक है। एक चीज़, हाँ एरो अगर ऐसे है तो ये मत सोचिएगा घूम करके ऐसे होगी, नहीं, ये जल प्रतिबिंब में होता है, दर्पण में नहीं होता। एरो अगर ऐसे है तो ऐसे ही रहेगी, ठीक है। हाँ एक चीज़ होगा, अगर किसी फिगर में एरो यहाँ पे है तो वो क्या होगी, इस पोजीशन से चेंज होकर के इस पोजीशन पे आ जाएगी। इतना होगा जो कि इस फिगर में दिख रही है। अब सारी चीज़ें मैंने बता दी, आप ज़रा इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो आप लोग देखिए समझ में आ रहा है क्या होगा। ये जो एरो है ये घूमेगी, इधर होगी। ये जो इसका पीछे का हिस्सा है ये इधर हो जाएगा, ये मुंह वाला हिस्सा पीछे हो जाएगा, ये एरो का हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा। बस इतना ही चेंज होगा। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने बता दी दोस्तों, अब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आओगी। मिलेंगे शानदार धमाकेदार टिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।